फिजिक्स के फॉर्मूलों से परेशान हो, केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ये रिएक्शंस कैसे पढ़ें, और बायो में तो कुछ भी डायग्राम्स की कंफ्यूजन, ये सब। अरे बच्चों, आप लोग बिल्कुल राइट प्लेस पर आए हो, क्योंकि मैं आपकी ये सारी की सारी समस्याओं को सॉल्व करने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं दीपाली पांडे को, और ये है मेरा चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट, और मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 10th की साइंस। बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत मजे आएंगे, और बहुत ही एंजॉय करते हुए हम साइंस को इजी बनाते हुए साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और साइंस आपके लिए खेल सी हो जाएगी। तो एक बार आप मुझे मौका दो, आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहो और मेरे साथ एंजॉय करो क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये मैं सेकंड वीडियो बना रही हूँ आज, और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है क्लास 10th सेम चैप्टर पर। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर चेकआउट करो। तो चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? देखो, इससे पहले जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में बताया था कि हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है, कौन सा चेंज केमिकल चेंज है, और हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो है पता लगा सकते हैं कि कहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बहुत आसान बनाई है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको जो है अपनी वीडियो नंबर 1 में ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया। आप जरूर चेकआउट करो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या होता है कि साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं तभी हम दूसरे टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। आप एक टीचर को फॉलो करो, एक टीचर के साथ पढ़ो। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहां पर हम केमिकल इक्वेशन, हाँ ठीक है, चलो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, अभी हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन हुई, बट होता क्या है कि जब हम केमिकल रिएक्शन किन रिएक्टेंट्स के बीच में हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने माना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, और बन क्या रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं उसको बहुत पूरे नाम के साथ लिखूं, हाइड्रोजन की स्पेलिंग, ऑक्सीजन की स्पेलिंग, फिर मैं लिखूं कि वाटर बन रहा है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा सिरदर्द भरा काम है इतना बड़ा बड़ा लिखना। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लिखें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि हमने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का स्पेलिंग ना लिख करके उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, हमने हाइड्रोजन को H2 लिखा, हमने ऑक्सीजन की पूरी स्पेलिंग्स ना लिख करके उसको O2 लिखा, तो कितना आसान हो गया? हो गया ना आसान। हमने हाइड्रोजन को H2 लिखा, ऑक्सीजन को O2 लिखा, और बना क्या दिया? वाटर। वाटर की जब हमने क्या लिख दिया? वाटर का फॉर्मूला H2O। तो ये हमारी जो हो गई, ये हो गई केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को आप लोग कैसे पढ़ोगे कि जो केमिकल इक्वेशन होती है इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formula। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, अभी तक मैं बता रही थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, बट मैंने यहाँ पे दूसरी रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन में मैंने क्या लिखा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, और उन्होंने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, ये बहुत ही जनरल सी रिएक्शन है, और इसको नॉर्मली जो है आपने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो आपने एक्टिविटी करी, उस एक्टिविटी में आपने यही सीखा कि जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते तो किस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, चलो वो चीज मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बट मैग्नीशियम को हम सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? Mg, और ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? O2। मैग्नीशियम एक मेटल है, इसीलिए वो Mg यानी कि फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, इसलिए वो O2 की फॉर्म में होगा, और बनेगा क्या? बनेगा MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgO। सो ये क्या हुआ? ये जो हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में इस केमिकल रिएक्शन को हमने जो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, बच्चों इसी को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन।
समझ में आया? समझ में आ गया होगा। आई एम प्रीटी श्योर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, कमेंट जरूर करा करो। किसी भी टीचर की वीडियो देखो तो उसको मोटिवेट जरूर किया करो, यानी कि कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस का आपको एग्जांपल दूं। जैसे मैंने माना कि H2 और Cl2, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन गैस हो गई, दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया, ठीक है। वाटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, H2 प्लस N2 gives out NH3, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन, इन्होंने क्या मिलकर के बना दिया, अमोनिया बना दिया। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनको आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ वही आप लिखो। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी राइटिंग में, आपको जो समझ में आ रहा है उसको अपने अपनी लैंग्वेज में लिखना सीखो कि कैसे हम किसी कॉपी में अपने शब्दों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है टॉपिक, इसके लिए मैं अब आगे बढ़ती हूँ। अब क्या है ये वर्ड इक्वेशन, क्या है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। सभी इंग्लिश पढ़ते हैं, सभी को मतलब पता होना चाहिए। वर्ड इक्वेशन क्या है कि वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ठीक है, जो हम शब्दों में लिखे रेदर देन केमिकल फॉर्मूलाज। अभी जो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था केमिकल इक्वेशन, उससे पहले हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन को बच्चों फॉर्मूलोज की फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बट यहाँ पर हम वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब हम ना तो सिंबल लिखेंगे ना ही फॉर्मूलेज लिखेंगे, हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर सोडियम और क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरी स्पेलिंग लिखेंगे सोडियम की, पूरी स्पेलिंग लिखेंगे क्लोरीन की, गिव्स आउट का साइन लगा के दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, ये हम वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में कौन आएगा, प्रोडक्ट्स आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर एग्जांपल बच्चों सोडियम और क्लोरीन की जगह कोई और है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो तब वो रिएक्टेंट्स होंगे। और जो वो गिव आउट करके वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस वो बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियरली अच्छे से लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में और प्लस साइन लगाएंगे रिएक्टेंट्स के बीच में। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनके बीच में प्लस साइन लगाएंगे। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स जो होंगे वो राइट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट्स के बीच में भी हम क्या साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। और जो एरो हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, वो प्रोडक्ट्स की साइड में होगा। ये देखो ये एरो हेड कहाँ पर है, प्रोडक्ट्स की साइड में है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये जो है ये क्या बता रहा है, ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये दोनों मिलकर के इसको बना रहे हैं, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि रिएक्शन इस तरफ को हो रही है। जिस तरफ एरो की डायरेक्शन होगी मतलब वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, वो ऐसे बता रहा है। समझ में आया? चलो ठीक है। तो आई होप नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस स्केलेटन इक्वेशन? ये क्या आ गया स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन, बाप रे। स्केलेटन का मतलब क्या है बच्चों की, देखो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट है भैया, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और ये दोनों मिलकर के ये बना रहे हैं, ठीक है। बट ये कोई ये तराजू जैसा क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है सपोज ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो ये नहीं बता पा रहा है कि रिएक्टेंट ज्यादा भारी है या प्रोडक्ट ज्यादा, बैलेंसिंग नहीं है दोनों के बीच में, अनबैलेंस्ड है दोनों,
ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अनबैलेंस्ड है, बट वो खाली इतनी इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, बट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने एटम्स बन रहे हैं, इस चीज की कोई भी जानकारी स्केलेटन इक्वेशन आपको नहीं देने वाली है। ठीक है, तो इस स्केलेटन इक्वेशन को हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो MgO बन गया, H2 ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो H2O बन गया। बट ये जो है इसको हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं। अनबैलेंस्ड का मतलब समझ गए ना, किधर का भी पलड़ा भारी हो सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बैलेंस्ड इक्वेशन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब सीखोगे कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके कैसे लिखते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कोई तराजू है, लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी रखो, बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग की बात की जाती है बैलेंस्ड इक्वेशन में। मतलब आप बोल सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन वो हम उसको इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन या फिर ये बोल दो कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर हो, ठीक है, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम देखते हैं कि बैलेंस्ड कैसे है। ये एरो ना थोड़ा ऊपर पहुंच गया, इसको ऐसे बना देते हैं। चलो देखो यहाँ पर ये कैल्शियम है, ये एरो जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो देखो यहाँ पर Ca कितने हैं, कैल्शियम 3 है, राइट हैंड साइड में देखो कैल्शियम 3, Ca3 है। ठीक है, कार्बन देखो इस साइड में कितने हैं, 3 लगा हुआ है ना। अगर इस फॉर्मूले के आगे अगर 3 लगा है तो इसका मतलब इस 3 की मल्टीप्लाई सब में हो रही है, तो 3 ही कार्बन दिख रहे हैं मुझे, तो 3 कार्बन है। राइट हैंड साइड में कार्बन देखो कितने हैं, ये देखो फिर से फॉर्मूले के आगे 3 लगा हुआ है, तो यानी कि 3 कार्बन है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्योंकि O3 है और 3 आगे से लगा है, तो 3 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन तो ये हो गए, और प्लस 2 4 जा 8, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 17। यहां पर ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 2 जा 8 और प्लस 3 3 जा 9, तो कितने हो गए, 17 ऑक्सीजन हमारे राइट हैंड साइड में हो गए। ओके, अब क्या बचता है, फास्फोरस को चेक कर लेते हैं। फास्फोरस इज, ये देखो 2 लगा हुआ है ना H3PO4 के आगे, तो फास्फोरस 2 हो गए। यहाँ पर देखो फास्फोरस कितने हैं, P, ये भी 2 फास्फोरस है। अच्छा, यहाँ पर और कुछ देखो, और कुछ रह गया, हाँ हाइड्रोजन चेक करो बच्चों, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन चेक करो 3 2 जा 6। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं। अगर इधर 3 कैल्शियम है तो इधर भी 3 कैल्शियम है, इधर अगर 3 कार्बन है तो इधर भी 3 कार्बन है, इधर अगर 17 ऑक्सीजन है तो इधर भी 17 ऑक्सीजन है, इधर अगर 2 फास्फोरस है तो इधर 2 फास्फोरस है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है। तो यानी कि ये जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो देखो हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, देखो अभी मैंने आपको यही बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स को चेक करो। आपने रिएक्टेंट्स को चेक किया, आप प्रोडक्ट्स को चेक करो, ठीक है, फिर आप ये देखो कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऑब्वियसली जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनसे ही मिलते जुलते जो होंगे हमारे रिएक्टेंट्स भी होंगे बच्चों। तो देखो कार्बन हमारा 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, एंड द सेम मैनर यू कैन चेक कि राइट हैंड साइड में सेम चीज ही हो रही है।
ठीक है। तो जब दोनों लेफ्ट और राइट कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया तो फटाफट से मुझे बताओ कि मैम समझ में आया। आप नोट डाउन करो ये सारी चीजें, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो कॉपी में। किस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, क्या आपका तरीका है पढ़ने का, ये मुझे जरूर बताओ। क्या आप लिख करके प्रैक्टिस करते हो? क्या आप कॉपी में लिखते हो? क्या आप लिखना पसंद नहीं करते हो? क्या आपको फोटो लेना ही पसंद है फोन से, बस कि चलो नोट्स मिल गया फोटो क्लिक कर लेते हैं? ऐसा मत किया करो। आप नोट्स बनाया करो, कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करो। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखी है और मैंने एक तरीका बताया कि एक टिप है मेरी साइड से आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जब आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी है तो सबसे पहले उस इक्वेशन में आप मेटल्स को ढूंढो और उनको बैलेंस करो। उसके बाद नॉन मेटल्स की तरफ जाओ, नॉन मेटल्स को बैलेंस करो और एट लास्ट आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करो। मतलब ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन बैलेंस करो और फिर लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ठीक है, तो देखो पहली इक्वेशन में हम चलते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है? जिंक दिख रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड दिख रहा है। तो जिंक एक मेटल है, ठीक है, यहां भी सेम चीज है। तो देखो जिंक एक मेटल है और जिंक बैलेंस्ड है। Zn यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी Zn क्या है? 1 है। तो जिंक बैलेंस्ड है बच्चों। यहाँ पर क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या दिख रहा है आपको? 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन मुझे राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने 2 लगा दिया। अब क्लोरीन हो गया 2, इधर भी हो गया 2, इधर हाइड्रोजन भी तो 2 हो गया ना। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन में भी 2 की मल्टीप्लाई हुई, तो राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आयरन कितना है? 1। यहाँ पर आयरन कितना है? 3। तो आप 3 लगा दो बिना कुछ सोचे समझे, आपका आयरन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस कैसे होगा? हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है लेकिन इधर 1 है, तो हम क्या करें? 4 लगा देते हैं। ठीक है, जब ने 4 आगे से लगाया तब हमारा 4H2O हुआ। मतलब ये जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई अब हाइड्रोजन में भी हो गई, तो हाइड्रोजन का नंबर चेंज होकर अब 4 2 8 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। तो क्या करें? यहाँ पर भी हमें 4 लगाना होगा। तब अब हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया? 8 हो गया। तो देखो इस तरीके से आपकी आंखें है ना वो बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए कि आप क्या बैलेंस कर रहे हो। और अगर आप कोई फॉर्मूले को बैलेंस कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी है, जो भी एटम्स है, क्या वो भी उनका नंबर भी चेंज हो रहा है? तो बार बार उसको चेक करते रहो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, बिल्कुल ठीक। ठीक, अब हमें क्या बैलेंस करना है? हाइड्रोजन चेक करते हैं। 24 इस साइड देखो, 6 2 जा 12, 12 और 12 24 बैलेंस्ड है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं। ये देखो 6 2 जा 12 ऑक्सीजन इधर है एंड 12 ऑक्सीजन इधर है। तो मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीजन यहाँ पर 24 है लेफ्ट में। राइट में ऑक्सीजन चेक करते हैं। 6 + 2 + 6 मतलब 14 हो रहे हैं, 14 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो हम क्या करें? अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। जब यहाँ 12 हो जाएंगे तो 12 और 12 कितने हो जाएंगे? 24। तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धिमानी से, कॉमन सेंस से दिमाग लगा करके रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। क्लास 10th में ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल रिएक्शंस आती हैं। बच्चों को लगता है यार क्या आ रहा है ये सब पढ़ने के लिए, लेकिन भाई इसको अपनी लाइफ में शामिल करो। अब ऐसी चीजों की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो। क्योंकि अब राइटिंग सिंबल ऑफ अ फिजिकल स्टेट मतलब क्या है ना कि आपने अब केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया, आपने स्केलेटन इक्वेशन सीखी, आपने वर्ड इक्वेशन सीखी। अब आपको एक ऐसी थाली सजानी है जिसको जो देखने में सुंदर लगे। सुंदरता का मतलब यह है कि प्रेजेंटेशन। कोई भी चीज आपको तब अच्छी लगती है जब वो एक प्रेजेंटेबल वे में आपके पास आती है। मम्मी ने दाल बनाई, मम्मी ने चावल बनाए और आपको कैसे परस के दिया? दाल दी, उसके ऊपर ही चावल डाल दिए।
अच्छा लगेगा? नहीं ना। मम्मी ने अच्छे से थाल सजाई, एक तरफ चावल रखे, कटोरी में दाल रखी, उसमें घी डाला, थोड़ा सैलेड रखा, सजा के आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा, मन करेगा ना खाने का। चलो खाने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या बात करें कि हम जो भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर हम मेंशन कर दे, क्या हम मेंशन कर दे, हम ये मेंशन करें कि भाई जो भी पार्टिसिपेंट्स है, जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी स्टेट क्या है, क्या टेम्परेचर है, ठीक है, क्या प्रेशर है, क्या कैटलिस्ट यूज हो रहा है रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन देख करके ही हमको पता चल जाए कि इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है। जैसे देखो आयरन को हमें यहाँ पर सॉलिड स्टेट में लेना है, वाटर को हमें यहाँ पर गैसेस स्टेट में लेना है, मतलब स्टीम लेनी है, ठीक है। तो हमें जो आयरन ऑक्साइड मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा और हाइड्रोजन जो हमें मिलेगी वो गैसियस फॉर्म में मिलेगी। इस रिएक्शन से हमें ये जानकारी मिल रही है और ये रिएक्शन देखो बैलेंस्ड भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रेजेंटेबल मैनर है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में होती है, तो उससे रिएक्शन करती है, तो जो मिथाइल अल्कोहल बनता है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है बच्चों, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, मतलब घुली हुई, मतलब पानी के साथ डिसॉल्व की हुई। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है, मतलब लिक्विड के साथ, तो ये बनता है ग्लूकोज, पानी में घुला हुआ। एक्वस, एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व किया हुआ, पानी के साथ मिला हुआ, और ऑक्सीजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन वाटर, और उनकी स्टेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको सिंपल से याद कर लेना है कि गैसेस स्टेट को आप कैसे लिखने वाले हो, जी से। अगर कोई भी रिएक्टेंट है जो गैसेस स्टेट में, प्रोडक्ट है जो गैसेस में, तो जी लिख दो, और लिक्विड को एल लिख दो, एक्वस को AQ लिख दो, सॉलिड स्टेट को आप एस लिख दो, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी मेंशन करो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। तो भैया आप कहलाओगे एक बढ़िया स्टूडेंट, और आपको, आप जो भी अपनी कॉपी में लिखोगे उसको पढ़ करके एग्जामिनर हो जाएगा इम्प्रेस और कहेगा वाओ क्या बच्चा है, क्या बच्चा है, क्या तैयारी की है। तो इन छोटी छोटी सी बातों को याद रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जो भी अपनी कॉपी में लिखते हैं वो हमारा एक रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अभी तक आपने अगर लिखने पर फोकस नहीं किया है तो लिखो, ठीक है, लिख करके प्रैक्टिस करो, जो भी पढ़ते हो उसे लिखो जरूर, ठीक है। और अच्छे से लिखो, मेहनत करो। मैंने जो आज आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनको पढ़ो। मेरी वीडियोस से अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है तो औरों को भी शेयर करो, और हाँ, मुझे बताना मत भूलो कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जब मुझे फीडबैक मिलेगी तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं और अच्छा भी कर सकती हूँ और अच्छा भी बता सकती हूँ, या फिर मैं कितने बच्चों की हेल्प कर रही हूँ, मुझे ये भी तो जानना जरूरी है ना, ठीक है। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।